उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे लिए इस चैप्टर में सबसे अहम चीज़ जो है वो है प्रेडिक्ट टेबल को समझना। प्रेडिक्ट टेबल को समझना आपके लिए आसान बनाया जाएगा ताकि आपके लिए इसमें कोई भी डाउट ना रहे। लेकिन प्रेडिक्ट टेबल को शुरू करने से पहले हमें उन टर्म्स को क्लियर करना है जो प्रेडिक्ट टेबल में बार बार इस्तेमाल होगी, ताकि आपको उस टर्म का जब इस्तेमाल हो तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। उनमें से जो कुछ टर्म्स हैं वो हैं एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज। इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ है। वो किस तरह से ताल्लुक़ है हम आपको बताएंगे। एटॉमिक नंबर के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि एटॉमिक नंबर हम दरअसल प्रोटॉन के नंबर को कहते हैं और एटॉमिक नंबर को Z से ज़ाहिर किया जाता है। अब एटॉमिक के नंबर प्रोटॉन के नंबर को क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इन दोनों के नंबर को क्यों नहीं कहते हैं? दरअसल बात यह है कि प्रोटॉन का नंबर जो है एक एटम के अंदर हमेशा सेम रहता है और वही प्रोटॉन का नंबर उस एटम की पहचान होता है। इलेक्ट्रॉन की तादाद कम ज़्यादा होती रहती है, न्यूट्रॉन की तादाद कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन प्रोटॉन की तादाद हमेशा सेम रहेगी। जिस तरह से कार्बन को हम डिस्कस करें तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। एक के अंदर 6 न्यूट्रॉन, दूसरे के अंदर 7 न्यूट्रॉन, तीसरे के अंदर 8 न्यूट्रॉन, लेकिन सब के अंदर प्रोटॉन सेम रहेंगे। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। एक के अंदर 8 न्यूट्रॉन, एक के अंदर 9 न्यूट्रॉन, एक के अंदर 10 न्यूट्रॉन। मतलब न्यूट्रॉन की तादाद एक ही किस्म के एटम्स के अंदर तब्दील होती रहती है, लेकिन प्रोटॉन की तरह तब्दील नहीं होती। अब प्रोटॉन की तरह तब्दील नहीं हो रही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी तो सेम नज़र आ रहे हैं। अगर 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के एटम की बात कर लें तो 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस तरह से भी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है एक एटम और आयन में तब्दील होती है। अगर सोडियम का न्यूट्रल एटम है तो उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे होंगे, लेकिन सोडियम का आयन बन गया जिससे कि सोडियम पॉजिटिव आयन, तो उसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। जैसे कि हमारे पास ये है 11 प्रोटॉन है और 10 न्यू इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो ज़्यादा या कम होती रहती है। मतलब प्रोटॉन की तादाद हर एटम में, एक ही किस्म के एटम में हमेशा सेम रहेगी। न्यूट्रॉन की तादाद अलग अलग होती है और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कम या ज़्यादा होती रहती है। तो इन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर फिक्स नहीं है। तो जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो इनका जिक्र नहीं करते। हम एटॉमिक नंबर की जब बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के नंबर की बात करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर जो होगा एक एलिमेंट के एटम में हमेशा सेम रहेगा। तो एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बस आपको ये समझना है कि प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर है। एक न्यूट्रल एटम होगा तो उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अगर आयन बन गया तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तब्दील होंगे। अब प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर हम देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में मौजूद है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस आयन में भी न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आ रहा है? आपको पता है न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे चार्ज है। अगर 6 प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव 6 चार्ज आएगा। अगर 8 प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव 8 चार्ज आएगा। अगर 11 प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस के ऊपर 11 चार्ज आएगा। यहाँ पर भी 11 चार्ज है क्योंकि 11 प्रोटॉन है। मतलब प्रोटॉन की तरह जितनी होगी न्यूक्लियस पे चार्ज उतना ही होगा। तो न्यूक्लियस के चार्ज को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज हमेशा जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर चार्ज जो है वो प्रोटॉन के ही नंबर की वजह से आ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन नंबर। 10 प्रोटॉन होंगे तो पॉजिटिव 10 चार्ज होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन का नंबर, और जितना प्रोटॉन का नंबर होगा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही होगा। तो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियर चार्ज, जब भी आपके पास एटॉमिक नंबर जिक्र किया जाए तो आपके जहन में फ़ौरन से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर है उतने न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है और उतना ही न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज मौजूद है। न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से आएगा? प्रोटॉन की वजह से आएगा। तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है ना उसमें एटॉमिक नंबर का बहुत बड़ा रोल है उसको बनाने में, जो कि हम जब पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे तब हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आपको उम्मीद करता हूँ कि एटॉमिक नंबर समझ में आ गया होगा। ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस के लिए एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉन का नंबर है और जितना प्रोटॉन का नंबर होगा उतना ही न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो एटॉमिक नंबर से ये दोनों चीज़ें आपके जहन में आ जानी चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर है उतना न्यूक्लियस पे चार्ज है, जो एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन है। और एक और चीज़ भी याद आनी चाहिए कि अगर हम एटम की बात कर रहे हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम की बात करें, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों बराबर होंगे। इस पीरियोडिक टेबल को समझने से पहले एटॉमिक नंबर को हमने डिस्कस किया है। उसके बाद जो है हमें जो चीज़ें डिस्कस करनी है
वो है एटम का स्ट्रक्चर। अगर एटम के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एटम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेंटर और एक होता है बाहर वाला हिस्सा। सेंटर को हम न्यूक्लियस कहते हैं और बाहर वाले हिस्से में शेल्स होते हैं। शेल्स के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेल्स आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा KLMNOPQ, ये सब के सब शेल है। और सबशेल के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने 4 सबशेल के बारे में पढ़ा होगा, हम आपको ज़्यादा सबशेल के बारे में बताएंगे। शेल कौन से हैं? KLMNOPQ। सबशेल कौन से हैं? SPDFGHI, ये SPDFGHI ये सबशेल है। शेल क्या है? समझ ले, एक दायरा है। सबशेल क्या है? छोटा दायरा है। और ऑर्बिटल क्या है? वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आप समझे कि हमारे पास सबशेल कितने हैं? जितने शेल हैं उतने सबशेल हैं। 7 शेल हैं, सबशेल भी 7 हैं। अब जो पहला शेल है, शेल के अंदर सबशेल होंगे, तो पहला शेल है उसके अंदर एक सबशेल है, दूसरा शेल है उसके अंदर 2 सबशेल हैं, तीसरा शेल है उसके अंदर 3 सबशेल हैं, चौथा शेल है उसके अंदर 4 सबशेल, पाँचवें में 5 सबशेल, छठे में 6 सबशेल और सातवें में 7 सबशेल। अब आपको ये समझ में आ गया कि शेल ये हैं और उसके अंदर जो मौजूद है वो है सबशेल। और सबशेल के अंदर वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाए उस जगह को हम कहते हैं ऑर्बिटल। अगर सबशेल के अंदर सबशेल आपको पता चल गया, शेल के अंदर सबशेल हैं और कितने होते हैं वो भी आपको पता चल गया। अब हम डिस्कस करें कि हमारे पास सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। तो पहला जो सबशेल है SPDFGHI, ये सबशेल हैं हमारे, उनके अंदर ऑर्बिटल होंगे। जैसे कि शेल के अंदर सबशेल हैं तो सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे। एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, जी के अंदर 9 ऑर्बिटल होते हैं, एच के अंदर 11 ऑर्बिटल होते हैं और आई के अंदर 13 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर हमारे सबशेल की बात करें उसमें एक ऑर्बिटल है, तो सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एक ऑर्बिटल है तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 3 ये हमारा पी क्या है? पी हमारा सबशेल है, उसके अंदर ऑर्बिटल कितने हैं? 3 ऑर्बिटल हैं। तो अगर हम देखें कि पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हम क्या करेंगे? पी को 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 गुना करें तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह से अगर हम डी में देखें तो 5 ऑर्बिटल हैं, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल डी में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एफ में 7 ऑर्बिटल हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एफ में कुल मिलाकर 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जी में 9 ऑर्बिटल हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जी में टोटल मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एच में 11 ऑर्बिटल हैं, हर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल मिलाकर 22 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आई में 13 इलेक्ट्रॉन है, हर में मिला 2 आ सकते हैं, तो टोटल मिलाकर आई में 26 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो एस की कैपेसिटी कितनी है? कितने इलेक्ट्रॉन रखने की? उसकी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन रखने की। पी की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन रखने की, डी की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन रखने की, एफ की कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन रखने की, जी की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन रखने की, एच की कैपेसिटी 22 इलेक्ट्रॉन रखने की और आई की कैपेसिटी 26 इलेक्ट्रॉन रखने की। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस और शेल। न्यूक्लियस सेंटर में होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पे चार्ज आता है जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उस पर न्यूक्लियर चार्ज आएगा। शेल्स में सबशेल होते हैं और सबशेल में ऑर्बिटल होते हैं। हमारे पास शेल KLMNOPQ है, उसके अंदर हमारे पास सबशेल हैं जो कि SPDFGHI है। पहले शेल में 1 सबशेल, दूसरे में 2 सबशेल, तीसरे में 3 सबशेल, चौथे में 4 सबशेल, पाँचवें में 5 सबशेल
छठे में 6 सबशेल, सातवें में 7 सबशेल। और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। एस में 1 ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल है, डी में 5 ऑर्बिटल है, एफ में 7 ऑर्बिटल है, जी में 9 ऑर्बिटल है, एच में 11 ऑर्बिटल है और आई में 13 ऑर्बिटल है। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो टोटल मिला के एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जी में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एच में 22 इलेक्ट्रॉन आएंगे और आई में 26 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपको एक और चीज़ समझाता हूँ कि हमारा पहला शेल है, उसका एस और सब शेल है, एल हमारा दूसरा शेल है, एस और पी उसके सब शेल हैं। अब हमारे पास देखें सब शेल का नाम एस ही है और हर शेल में उसका नाम एस ही रहेगा। यहाँ पर पी है तो हर शेल में ये सब शेल पी ही रहेगा। यहाँ पर एम में डी है, आगे भी डी आता है, डी क्या है सब शेल, तो हर शेल में कोई भी शेल हो वहाँ पर सब शेल डी ही रहेगा। लेकिन अब हमारे पास कहीं पर डी लिखा हुआ है और हमें पता चले कि वो कौन से शेल का है, हमसे पूछा जाए कि ये डी लिखा हुआ है और हमें बताएं कि ये कौन से शेल का है। हमें ये पता है कि पहले शेल में डी नहीं है, दूसरे शेल में डी नहीं है, तीसरे में भी आता है, चौथे में, पाँचवें में, छठे में, सातवें में आता है, तीसरे से लेकर सातवें तक आता है। तो हम इन पाँचों में से किसी का भी हो सकता है, हमें नहीं पता किसका होगा। तो हम क्या करते हैं, शेल के अंदर जो सब शेल है ना उसके साथ नंबर लिख लेते हैं। उस नंबर से हमें पहचान होती है कि सब शेल जो है ना उस शेल का है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एस लिखा हुआ है तो हमें पता नहीं चलेगा किस शेल का है। हम 1S लिखेंगे तो कहीं पर भी 1S आएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये पहले का एस है। 2S होगा तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरे का एस है। अब P तो बहुत ज़्यादा है ना, तो हम फ़र्क करने के लिए इसके सामने लिखते हैं 2P, तो उसका मतलब दूसरे शेल का P। यहाँ पर दोबारा से ये एस क्या हो जाएगा, 3S हो जाएगा। फ़र्क करने के लिए ये हो जाएगा 3P, ये हो जाएगा 3D। अब अगर हमारे पास इस तरह से 3D लिखा होगा ना तो पता चल जाएगा कि हम कौन से शेल की D की बात करें, क्योंकि D तो एन में भी आता है, ओ में भी आता है, पी में भी आता है, क्यू में भी आता है। 3D की जब हम बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि हम तीसरे शेल के डी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 4S लिखा जाता है, 4P लिखा जाता है, 4D लिखा जाता है, 4F लिखा जाता है, 5S, 5P, 5D, 5F, 5G। और इस तरह से ये सारे जो सब शेल हैं उनके सामने शेल का नंबर आएगा। यहाँ पर भी सारे सब शेल के सामने शेल का नंबर आएगा। तो आपको अगर इस तरह से लिखना है तो आप क्या करेंगे, पहले शेल लिखेंगे और उसके सामने लिखेंगे इसका एक सब शेल, इसके 2 सब शेल, इसके 3 सब शेल, इसके 4 सब शेल, इसके 5 सब शेल, इसके 6 सब शेल, इसके 7 सब शेल, और उन सब शेल के सामने शेल का नंबर लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एस पहले का है तो उसके सामने लिख लिया 1S, ये दूसरे का है, ये भी दूसरे का है तो इसके सामने लिख लिया 2S, 2P, ये सारे तीसरे के हैं तो इसके सामने लिख लिया 3S, 3P, 3D। तो जब भी आपको शेल और उसके अंदर सब शेल लिखने हैं तो आप घबराइएगा नहीं, शेल लिखें, पहले के अंदर एक सब शेल लिखें, दूसरे के अंदर 2 सब शेल लिखें, तीसरे के अंदर 3 सब शेल लिखें, चौथे के अंदर 4 सब शेल लिखें, पाँचवें में 5 सब शेल लिखें, छठे में 6 सब शेल लिखें, सातवें में 7 सब शेल लिखें, और उसके बाद जिस शेल के हैं वो नंबर दे दें उनको। इस तरह से हमारे पास शेल और सब शेल का एक डायग्राम बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि शेल के अंदर सब शेल लिखेंगे तो उसके सामने उसका नंबर लिखते हैं। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हर सब शेल की और कैपेसिटी आपको पता चल गई कि एस की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन रखने की है, 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी क्योंकि इसके अंदर 3 ऑर्बिटल है, हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और इसी तरह से हमारे पास डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है क्योंकि इसके अंदर 5 ऑर्बिटल है और हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आपको समझ में आ गया कि एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, शेल्स और उसमें न्यूक्लियस और शेल। शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। शेल हमारे KLMNOPQ है और उसके अंदर हर शेल के अंदर अलग अलग सब शेल हैं और हर सब शेल के सामने उस शेल का नंबर लिखा जाता है। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हर सब शेल की इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी भी आपके सामने आ गई और उसको समझ लिया आपने। अब हम आगे जाके इन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ने के बाद हम अपनी पीरियडिक टेबल को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे कि आपको पता है कि हमें पीरियडिक टेबल को समझना है, लेकिन पीरियडिक टेबल को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स को क्लियर करना होगा। कुछ टर्म्स हमने पढ़ी हैं जैसे कि एटॉमिक नंबर को हमने पढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज को हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑफ इलेक्ट्रॉन, कन्फिग्रेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा माना होगी
इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन की शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूशन को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। शेल्स आपको पता है, सब शेल आपको पता है, ऑर्बिटल आपको पता है। अब सबसे अहम चीज़ जो है ना वो है सब शेल। आपको पता है 7 सब शेल होते हैं, एस पी डी एफ जी एच आई। इलेक्ट्रॉन की जो तकसीम होती है ना इन तीनों में नहीं होती, जी एच आई में, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जिसमें इलेक्ट्रॉन जी में जाता हो। 120वां एलिमेंट मिलेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन पहली बार जी में जाएगा। तो अब तक जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन एफ़ तक जाते हैं, एस पी डी एफ़। तो हम 4 पर फोकस करेंगे। अब इन 4 में इलेक्ट्रॉन की तकसीम करें तो एक सीक्वेंस बनता है जिससे 118 एलिमेंट्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की तकसीम होती है। तो 118 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन की जो तकसीम होती है ना उसके लिए ये सीक्वेंस है हमारे तक, यहाँ तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो 17 बार सेम और डिफरेंट सब शेल आ रहे हैं। इस तकसीम को और नंबर्स को याद करना, सीक्वेंस को याद करना मुश्किल है। तो इस सीक्वेंस को याद करने का तरीका ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना पहले एस में जाते हैं, फिर 2 बार एस और पी में, फिर 2 बार एस डी पी में, फिर 2 बार एस एफ डी पी में। तो इसको कैसे याद करेंगे, एस एस पी एस डी पी एस डी पी, एस एफ डी पी एस एफ डी पी। पहले एस फिर पी का इजाफा हुआ, 2 बार ये रिपीट चला, फिर एस और पी तो है, बीच में डी आ गया, 2 बार रिपीट हुआ, फिर एस डी पी तो है, बीच में एफ आ गया, 2 बार रिपीट हुआ, एस एस पी एस डी पी एस डी पी, एस एफ डी पी एस एफ डी पी। तो इसको इस तरह से भी कुछ याद करते हैं कि एस की जगह पे इसको नाम दे दिया स्कूल, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। आखिर में स्कूल नहीं है पर जुमला कंप्लीट करने के लिए स्कूल लगा दिया। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। यह इस तरह से याद कर लो एक रिदम के साथ, एस एस पी एस पी, एस डी पी एस डी पी, एस एफ डी पी एस एफ डी पी। अब ये सीक्वेंस तो याद हो जाता है, एस पी एस पी, एस डी पी एस डी पी, एस एफ डी पी एस एफ डी पी। लेकिन इन सीक्वेंस के साथ नंबर जो है वो याद नहीं होते। अब नंबर्स किस तरह से डालेंगे, पहली बार जो एस आ रहा है ना, आप इस सीक्वेंस को इस तरह से लिख लें, एस एस पी एस पी, एस डी पी एस डी पी, एस एफ डी पी एस एफ डी पी, इस तरीके से एस पी एस पी, एस डी पी एस डी पी, एस एफ डी पी एस एफ डी पी, इस तरह से याद कर लें। वो पहली बार जब नंबरिंग करेंगे तो पहली बार नंबरिंग किसको करेंगे, इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, पहली बार हो रहा है, फिर इससे आगे वाला 2, फिर इससे ये आगे वाला 3, जितने भी एस हैं, फिर 4, फिर आगे एस कहाँ पे आ रहा है, ये हो जाएगा 5, ये 5 हुआ, अगला एस क्या होगा 6, अगला एस क्या होगा 7, आगे एस है नहीं है। अब दोबारा से रिपीट नंबरिंग किसकी करेंगे, पी की, इसके दूसरे नंबर पे हो रही है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, आगे वाला पी कहाँ पर है, ये हो जाएगा 5, आगे वाला पी कहाँ पर है, ये हो जाएगा 6, और आगे वाला पी कहाँ पर है, ये हो जाएगा 7। अब किसकी नंबरिंग करेंगे, डी की, जितने भी डी है उसकी नंबरिंग। पहला डी है तीसरे नंबर पे हो रही है ना, पहले एस की हुई फिर पी की हुई, अब इसको करेंगे 3 से। 3 आगे वाला डी कहाँ पर है, ये हो जाएगा 4, आगे वाला डी कहाँ पर है, ये हो जाएगा 5, आगे वाला डी कहाँ पर है, ये हो जाएगा 6। अब डी की होगी, एस की भी होगी, पी की भी होगी, डी की भी होगी। अब आखिर में चौथे नंबर पे किसकी करेंगे, एफ़ की। तो यहाँ पे एफ़ पहली बार कहाँ पे आ रहा है, एफ़ पहली बार आ रहा है इधर, तो इसकी हो जाएगी 4, आगे एफ़ कहाँ पे आ रहा है, आगे एफ़ आ रहा है यहाँ पर, तो इसकी हो जाएगी 5। ये सीक्वेंस देखिए नंबरिंग का, और ऊपर वाला ये सीक्वेंस देखिए, दोनों सिमिलर हैं, दोनों सेम हैं। तो आपको किस तरह से याद करना है, इस तरह से एस लिख लें, 2 बार एस पी, 2 बार एस डी पी, 2 बार एस एफ डी पी। सारे एस को नंबरिंग दे, एस की पहली बार हो रही है तो पहला ये हो जाएगा एस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, फिर पी की सेकंड से, क्योंकि दूसरे नंबर पे पी की कर रहे हैं, पी यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और 7। तीसरे नंबर पे डी की, तो पहली बार डी 3 हुआ, 4, 5, 6। चौथे नंबर पे एफ़ की, पहली बार एफ 4 हुआ और ये 5। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब सीक्वेंस आपको याद हो जाए ना, इलेक्ट्रॉन इसमें रखना आपको याद हो जाएगा।
अब रखने के लिए रूल क्या है? पहले आपको रखने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर मस्ट बी नॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके बाद जिन सब शेल में हम इलेक्ट्रॉन रखने जा रहे हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है, ये कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए। पहले सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके बाद पता होना चाहिए कि उनकी सब शेल की कैपेसिटी कितनी है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो एस भी आता है, पी भी आता है, डी भी आता है, एफ भी आता है। एस की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन रखने की है, इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है। पी की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन रखने की है। डी की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन रखने की है। और एफ की कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन रखने की है। अब आपको सीक्वेंस याद है, आपको इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं और आपको सब शेल की कैपेसिटी पता है। एस कौन सा भी हो, पहला एसओ, सेकंड एसओ, थर्ड एसओ, फोर्थ एसओ, हर एस की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है। और पी कौन सा भी हो, पहला हो यहाँ पर जो आ रहा है, या उसके बाद वाला हो, उसके बाद वाला, जो भी पी होगा उसकी कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन रखने की। डी कोई भी हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसकी कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन रखने की। डी कहीं पर भी है, इसकी भी 10 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, कोई भी डी है। एफ़ की कैपेसिटी कोई भी हो, ये हो या ये हो, दोनों की कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन रखने की है। तो सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, सीक्वेंस पता होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने रखने हैं वो पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन मस्ट बी नॉन। उसके बाद क्या पता होना चाहिए कि सब शेल जिसमें हम इलेक्ट्रॉन रखने जा रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सब शेल की कैपेसिटी ज़्यादा है या कम है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इफ़ इलेक्ट्रॉन आर मोर देन द कैपेसिटी ऑफ सब शेल, अगर इलेक्ट्रॉन सब शेल की कैपेसिटी से ज़्यादा है तो हम उस सब शेल की कैपेसिटी जितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे और आगे जाएंगे। देन कंप्लीटली फिल इट एंड मूव टू द नेक्स्ट, फिर उसको कंप्लीटली फिल करेंगे उस सब शेल को और आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन सब शेल की कैपेसिटी से कम है तो हम क्या करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें रख लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर एस है और हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एस की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, तो 2 हम इलेक्ट्रॉन इसमें रखेंगे। बाकी कितना बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम जाएंगे आगे की तरफ। इफ़ इलेक्ट्रॉन आर मोर देन द कैपेसिटी ऑफ सब शेल देन कम्प्लीटली फिल इट, अगर इलेक्ट्रॉन सब शेल की कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसको कम्प्लीटली फिल करें। जैसे कि 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इसमें रखें। अब क्या करेंगे, आगे वाली तरफ जाएंगे। अब कितना बचा, 1 बचा, तो इसमें रख लेंगे। इफ़ इलेक्ट्रॉन आर लेस देन सब शेल कैपेसिटी देन कीप ऑल इन इट, अगर इलेक्ट्रॉन सब शेल की कैपेसिटी से कम है तो पूरे रख लें। 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसमें रखें, बाकी 1 बचा, उसको हमने कहाँ पे रखा, उसको हमने इसमें रख लिया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। इसके मज़ीद समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे के तौर पे हमारे पास आयरन है, उसमें 26 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हम बताएं कि किस तरह से उसके इलेक्ट्रॉन तकसीम होते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से तकसीम होते हैं, 26 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पूरे हो जाते हैं। किस तरह से हम करेंगे, सीक्वेंस हमारे पास यही होगा जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम इस सीक्वेंस के साथ फॉलो करेंगे। ये सीक्वेंस कैसे बनाया, पहले एस लिखा, 2 बार एस पी लिखा, फिर 2 बार एस टी पी लिखा, फिर 2 बार SFDP लिखा, SFDP लिखा, फिर उनको नंबरिंग दी। पहला एस जो था वो हो गया 1, उसके बाद वाला 2, उसके बाद वाला 3, उसके बाद वाला 4, उसके बाद वाला 5, उसके बाद वाला 6, उसके बाद वाला 7। उसके बाद पी दूसरे नंबर पे नंबरिंग, तो ये हो गया 2, आगे वाला 3, आगे वाला 4, आगे वाला 5, आगे वाला 6, आगे वाला 7। फिर तीसरे नंबर पे डी की नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। उसके बाद एफ की नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे ना गलती होगी, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के तहत रखना है। कैसे रखना है, हमारे पास रूल्स वादे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं और सब शेल की कैपेसिटी कितनी है। इलेक्ट्रॉन सब शेल की कैपेसिटी ज़्यादा है तो जितने कैपेसिटी की सब शेल की कैपेसिटी है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन रखेंगे, बाकी आगे जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन सब शेल की कैपेसिटी से कम है तो पूरे इलेक्ट्रॉन उसमें रख लेंगे। अब हमारे पास 26 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ से शुरुआत करेंगे, 1s से शुरुआत करेंगे। तो 1s में इलेक्ट्रॉन 2 जाएंगे क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने, 26, कैपेसिटी ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन रखें, आगे बढ़ें। तो हमने आगे वाला क्या है, आगे वाला भी एस है, 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया, बाकी बचे 24। एस में इलेक्ट्रॉन कितना जा सकते हैं, 2, हमारे पास 24 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रखें, बाकी बचे हमारे पास 22। हम आगे गए तो आगे क्या है, पी में इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, पी में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 6, तो हमने इसमें 6 रख लिए। क्यों रखे 6, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी से ज़्यादा है, 22 इलेक्ट्रॉन है, 6 रखे, बाकी बचेंगे 16। हम आगे गए, आगे या क्या एस आया, एस में इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 2, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन 16 है, 16 है तो इसमें 2 रखें, बाकी हमारे पास बचेंगे 14। अब हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो हमारे पास आगे वाला कौन सा सब शेल है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हम रखेंगे, बाकी हमारे पास बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो हम इसमें रखेंगे
एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? दो दो, लेकिन हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसमें पूरा भरेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेगी? 6। आगे कौन सा है? डी में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 10। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन सब शेल की कैपेसिटी कम है तो इसमें पूरा रख लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, सारे रख लेंगे और हम आगे वाले को छोड़ देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन, जिसमें 26 इलेक्ट्रॉन जाते हैं इस तरह से। अगर मैं कहूँ कि स्केडिनियम में उसमें 21 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसकी हम तकसीम करें तो हम किस तरह से करेंगे? उसी रूल को फॉलो करेंगे। अगर सब शेल देखेंगे सबसे पहले कौन सा आता है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसको पूरा भरेंगे जितने इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते हैं। फिर हम जाएंगे आगे वाले के पास, इलेक्ट्रॉन कितने बचे, जितने बचे हैं इससे इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं वह रखेंगे, बाकी रखेंगे आगे। अब हमारे पास क्या है? पी है। पी में देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, हमारी कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं वो रखेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास स्कैंडिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ चुकी है तो अब बढ़ेंगे हम अगले टॉपिक की तरफ और पीरियड टेबल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे पीरियड टेबल को। कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डिस्कस करके आए हैं। ये पीरियड टेबल जो आपको एक चार्ट की सूरत में नज़र आ रही है, इसको पीरियड टेबल क्यों कहते हैं, इसमें कितने पार्ट्स हैं और वो पार्ट्स किस बेसिस पे पड़े हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये भी एक टेबल है। इस टेबल में क्या चीज़ है कि इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस है और वर्टिकल लाइन से। हॉरिजॉन्टल सरफेस दरअसल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है और वर्टिकल पाउंड जो है वो वर्टिकल लाइन बनाते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये मैथ में भी टेबल है। इसको इसके टेबल पर नाम क्यों दिया गया है? इसमें अगर देखें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है और हमारे पास वर्टिकल लाइन भी बनती है। तो कोई भी चार्ट जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस हो, उस चार्ट को हम टेबल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो भी कहते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम भी कहते हैं। इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है तो ये भी टेबल है। इसमें भी देखें हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है तो ये भी टेबल है। वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहते हैं। तो कोई भी चार्ट, एनी चार्ट दैट हैज़ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। कोई भी चार्ट जिसमें रोज और कॉलम हो उस चार्ट को हम टेबल कहते हैं। हमारा फोकस है पीरियडिक टेबल पर कि पीरियडिक टेबल को पीरियडिक टेबल क्यों कहा जाता है। तो उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि पीरियडिक टेबल में पीरियड क्या चीज़ है। पीरियड क्या आपने पढ़ा होगा कि ड्यूरेशन को पीरियड कहते हैं। यहाँ पर पीरियड से हमारी मुराद है एनीथिंग दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियड। कोई भी चीज़ जो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करे उस चीज़ को हम पीरियड कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद रोज़ रिपीट हो रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिपीट हो रही है, ये बार बार हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ख़त्म हुई, फिर दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन शुरू हुई, फिर तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन शुरू हुई, फिर चौथी हॉरिजॉन्टल लाइन शुरू हुई, फिर पांचवी हॉरिजॉन्टल लाइन शुरू हुई, छठी हॉरिजॉन्टल लाइन शुरू हुई, सातवीं हॉरिजॉन्टल लाइन शुरू हुई। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ख़त्म होने के बाद दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन रिपीट हो रही है। तो जो चीज़ अपने आप को रिपीट कर रही है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन्स। तो हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहेंगे। क्यों पीरियड कहेंगे? क्योंकि एनीथिंग दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियड। कोई चीज़ जो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करे उस चीज़ को हम कहेंगे पीरियड। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है वो पीरियड है। हियर रोज, हॉरिजॉन्टल लाइन्स को हम क्या कहते हैं? रोज। हियर रोज आर पीरियड्स। क्यों पीरियड्स हैं? बिकॉज दे रिपीट देमसेल्फ, क्योंकि वो अपने आप को रिपीट करती है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, हर रो के अंदर सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट्स होंगे ना, जैसे कि देखें ये हमारे पास एक रो होगी, ये दूसरी रो होगी। इस रो में कोबाल्ट और ये दोनों एलिमेंट एक ही पोजीशन पर है। इस रो में कॉपर और सिल्वर दोनों एक ही पोजीशन पर है। तो हर लाइन में जो एलिमेंट एक ही पोजीशन पे होंगे, हर रो में जो एलिमेंट एक ही पोजीशन पे होंगे, हर पीरियड में जो एलिमेंट एक ही पोजीशन पर होंगे, उन एलिमेंट्स की जो आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब है वो सेम होगी। इसमें देखें कि जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब की आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की जो तकसीम है ना वो सेम होगी। मतलब उनका शेल, अंदरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन की जैसी भी तकसीम हो,
आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तकसीम होगी ना वैसी सबकी सेम होगी। कॉपर में जैसे आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉन की तकसीम होगी वैसी सिल्वर में होगी, वैसी गोल्ड में होगी। तो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तकसीम होगी वो सेम होगी। तो मतलब कि हर रो में सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉन की तकसीम सेम होगी। जैसे कि हमारे पास ये रो देख लें, इसमें कार्बन है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है। तो कार्बन और सिलिकॉन की जो आखिरी शेल होंगी उनके इलेक्ट्रॉन की जो तकसीम होगी ना वो सेम होगी। सेम इधर ऑक्सीजन और सल्फ़र इनकी जो आखिरी शेल है उनके इलेक्ट्रॉन की जो तकसीम होगी वो भी सेम होगी। तो ये चीज़ याद रखने की है। तो कोई भी टेबल जो पीरियड्स पे कंसिस्ट करती है उस टेबल को हम कहते हैं पीरियडिक टेबल। टेबल क्या है? कोई भी चार्ट जो रोज़ और कॉलम का बना हुआ हो वो चार्ट है। ये चार्ट है रोज़ और कॉलम का बना हुआ, इसमें रोज़ हैं और इसमें कॉलम है। तो ये चार्ट कहलाएगा टेबल, ये चार्ट कहलाएगा टेबल, क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम है। लेकिन टेबल तो है, लेकिन इसका एक मखसूस नाम है, वो क्या है? पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल क्यों है? क्योंकि ये चार्ट जो है ना पीरियड्स का बना हुआ है। और पीरियड्स क्या है? ये रोज़ जो है ना बार बार रिपीट हो रही हैं, इन रोज़ को हम पीरियड कहेंगे। पीरियड किसको कहते हैं? कोई चीज़ जो बार बार रिपीट हो उस चीज़ को हम कहते हैं पीरियड। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं रोज़ रिपीट हो रही हैं तो इसको हम कहेंगे पीरियड। और ये टेबल पीरियड्स का बना हुआ है तो इस टेबल को कहेंगे पीरियडिक टेबल। उम्मीद करता हूँ कि ये पीरियडिक टेबल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पीरियडिक टेबल के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। पीरियडिक टेबल में 3 पार्ट्स होते हैं, पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक। जितनी भी रोज़ हैं वो पीरियड हैं और कुल मिला के 7 पीरियड हैं। जितने भी कॉलम हैं, वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम कहते हैं ना, जितने भी कॉलम हैं वो ग्रुप हैं और कुल मिला के छोटे छोटे ग्रुप्स हमारे पास 16 बनते हैं। और जितने भी सेक्शन हैं वो ब्लॉक हैं और कुल मिलाकर हमारे पास 4 ब्लॉक बनते हैं। एक चीज़ याद रखें, जो हमारे पास पीरियड बना है, ग्रुप बना है और ब्लॉक बना है वो किसी न किसी बुनियाद पे बनाए। जिन जिन एलिमेंट के शेल सेम थे, जिनके पास शेल का नंबर सेम था, वो सारे के सारे एलिमेंट एक ही रो में रखे गए हैं, मतलब एक ही पीरियड में रखे गए। तो पीरियड बनाने की वजह क्या थी? पीरियड वजह बनाने की जो बुनियादी वजह थी वो था सेम शेल नंबर। जो एलिमेंट सेम शेल रखते हैं उन सबको एक ही पीरियड में रखा गया है। यहाँ पर देखें, ये हमारा पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड और ये चौथा पीरियड। अब चौथे पीरियड में जो एलिमेंट मौजूद है ना वो किस हिसाब से रखेंगे? वो उनकी शेल को देख के रखेंगे। इन सब के पास 4 शेल हैं और ये जो 5वां पीरियड आ गया उसमें जो एलिमेंट रखेंगे वो किस हिसाब से रखेंगे? वो भी पीरियड को देख के रखेंगे। 5वें पीरियड में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब के पास 5 शेल हैं। छठा पीरियड हो गया, इसमें जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं वो एक ही चीज़ को देख के रखे गए हैं कि इनके पास शेल कितने हैं। छठे पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के पास 6 शेल हैं। 7वें पीरियड में जो एलिमेंट रखे गए हैं वो भी एक ही चीज़ को देख के रखे गए हैं कि इनके पास शेल कितने हैं। 7वें पीरियड में जो इतने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के पास 7 शेल हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 7 पीरियड बनते हैं। वो किस हिसाब से बनाए गए हैं? वो इस हिसाब से बनाए गए हैं कि इनके पास शेल का नंबर कितना है। जिन जिन एलिमेंट के पास शेल का नंबर सेम है वो सेम रो में आएंगे, सेम पीरियड में आएंगे। कॉलम किस चीज़ को देख के बनाए गए हैं? कॉलम जो चीज़ को देख के बनाए गए हैं कि वो ये है कि आखिरी जो शेल है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो। जिन जिन एलिमेंट्स की आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम थी उन एलिमेंट को एक ही रो में एक ही पोजीशन पे रखा गया है। हमने ये डिस्कस किया था ना, पीरियड टेबल में हर रो में जो एलिमेंट सेम पोजीशन पे आते हैं, ये पहली रो होगी, दूसरी रो होगी, तीसरी रो होगी, चौथी रो होगी, हर रो में जो एलिमेंट सेम पोजीशन पे आते हैं उनके आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इनको सेम पोजीशन पे रखने का मकसद यही था कि इनकी आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉन की तकसीम कैसी है। सेम पीरियड में रखे गए हैं, किस बुनियाद पर? शेल को देखकर। सेम पोजीशन पर रखे गए हैं, किस चीज़ को देखकर? आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉन की तकसीम को देखकर। सेम पोजीशन पे आकर ये बना देते हैं एक ग्रुप। और ये चीज़ किस बुनियाद पे बना है? ये इस बुनियाद पे बना है कि आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तकसीम कैसी है। जिन जिन एलिमेंट की आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तकसीम जितनी जैसी है उन एलिमेंट को एक पोजीशन पर रखा गया है। मिसाल के तौर पर ये हमारा कॉपर है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है। ये पीरियड टेबल में
चौथी रो में आता है, ये पाँचवीं रो में आता है, ये छठी रो में आता है, लेकिन हर रो में इनकी पोजीशन क्या है, एक ही पोजीशन पर है। तो इन एलिमेंट में हर रो में जो एलिमेंट सेम पोजीशन पे आते हैं वो एलिमेंट आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रखते हैं। तो इसकी आखिरी शेल की जो इलेक्ट्रॉन की तकसीम है, इसके आखिरी शेल की जो इलेक्ट्रॉन की तकसीम है, इसके आखिरी शेल की जो इलेक्ट्रॉन की तकसीम है वो सेम है। और ये एक रो में क्या बना रहे हैं, एक वर्टिकल लाइन बना रहे हैं ना, हर रो में, ये एक रो में, दूसरी रो में, तीसरी रो में, चौथी रो में, लेकिन ये क्या बन गई, एक वर्टिकल लाइन बन गई। वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, कॉलम। और पीरियोडिक टेबल में जो कॉलम है वो चीज़ क्या है, वो हमारे ग्रुप है। ठीक इस तरह से ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है, ये कॉलम हमारे क्या है, ये कॉलम हमारे ग्रुप है। कार्बन देखें दूसरे पीरियड में आता है, ये पहला पीरियड नहीं, ये दूसरा पीरियड है। कार्बन हमारा दूसरे पीरियड में आता है, सिलिकॉन हमारा तीसरे पीरियड में आता है, लेकिन अलग अलग पीरियड में, लेकिन इनकी पोजीशन क्या है, सेम पोजीशन पर है। तो पीरियड टेबल में जो एलिमेंट पीरियड में सेम पोजीशन पे आते हैं उनकी आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉन की तकसीम एक जैसी होती है। कार्बन में जो आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉन की तकसीम है, सिलिकॉन में भी वही इलेक्ट्रॉन की तकसीम है। तो जिन जिन एलिमेंट की आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉन की तकसीम सेम थी उनको पीरियड टेबल में सेम पोजीशन पे रखा गया है और वो हमारा एक एक ग्रुप बनाती है। ब्लॉक, अब ब्लॉक किस बुनियाद पर बने हैं, ब्लॉक हमारे जो बने हैं वो बने हैं कि आखिरी सब शेल कौन सा है। जिन जिन एलिमेंट का आखिरी सब शेल सेम था वो इकट्ठा रखकर एक पीरियड टेबल का सेक्शन बनाते हैं और सेक्शन को कहते हैं ब्लॉक। हमारे पास एक सेक्शन है ये, दूसरा सेक्शन है ये, तीसरा सेक्शन है ये वाला और चौथा सेक्शन है ये हो जाएगा एक ब्लॉक, ये हो जाएगा दूसरा ब्लॉक, ये हो जाएगा तीसरा ब्लॉक और ये वाला हो जाएगा चौथा ब्लॉक। कुल मिला के 4 ब्लॉक क्या है, सेक्शन है। अब ये किस बुनियाद पे बनाया गया है, ये जो एलिमेंट है ना इनका आखिरी सब शेल सेम है। और वो कौन सा सब शेल है, एस। ये जो एलिमेंट्स है ना इनका आखिरी सब शेल सेम है और वो कौन सा सब शेल है, एफ। इनका भी आखिरी सब शेल सेम है, इनका भी आखिरी सब शेल सेम है। जब आखिरी सब शेल सेम होगा तो वो एक हिस्सा बनाएगी पीरियड टेबल का और इस हिस्से को कहेंगे ब्लॉक। ये एस ब्लॉक बनाती हैं, ये एफ ब्लॉक बनाती हैं, ये डी ब्लॉक बनाते हैं और ये एफ ब्लॉक बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पीरियड टेबल में पीरियड बनने की बुनियाद, ग्रुप बनने की बुनियाद, ब्लॉक बनने की बुनियाद समझ में आ चुकी होगी। और हाँ, आपको ये समझ में आ गया होगा कि पीरियड टेबल को पीरियड क्यों कहते हैं, पीरियड टेबल के हिस्से कितने हैं और उन हिस्सों की बुनियाद क्या है, किस बुनियाद पर उनको बनाया गया है। आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो हम पीरियड टेबल के मज़ीद डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में और हम मज़ीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, पीरियड टेबल को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और लेक्चर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय से आगाह करें। खुदा हाफिज़।